गुड मॉर्निंग। चलो आज एक टॉपिक पढ़ाते हैं आपको 10th क्लास का मानव उत्सर्जन तंत्र। देखो, मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि मानव का उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। सबसे फर्स्ट में देखेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम। ये है मानव उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम। देखो, सिंपल सा डायग्राम है। दोनों तरफ बाईं वृक्क यानी किडनी और दायां वृक्क यानी किडनी, दायां और बायां दोनों तरफ वृक्क दिखा रखा है, यानी दोनों तरफ किडनी है। वृक्क से निकलने वाली नलिका, इधर जिसको मूत्रवाहिनी बोलते हैं, मूत्रवाहिनी दोनों तरफ से, दोनों किडनियों से निकलती है, जो मूत्राशय में आके खुलती है। मूत्राशय आगे मूत्र मार्ग या मूत्राशय अवरोधनी। इसमें एक तरफ वृक्क शिरा होती है और एक तरफ वृक्क धमनी होती है। वृक्क शिरा और वृक्क धमनी दोनों ही इसके अंदर प्रवेश करती है, वृक्कों के अंदर, किडनी के अंदर। तो ये आपका मानव उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम है। उत्सर्जन तंत्र होता क्या? सबसे फर्स्ट में तो ये समझ में आना चाहिए कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। तो देखो, उत्सर्जन तंत्र का मतलब होता है कि मानव शरीर के अंदर बनने वाले जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी नाइट्रोजनी अवशिष्ट होते हैं, उनको शरीर से रिमूव करना, उसको शरीर से बाहर निकालना। तो नाइट्रोजनी अवशिष्टों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। कि मनुष्य के शरीर में बने हुए जितने भी नाइट्रोजनी अवशिष्ट होते हैं ना, जो भी अवशिष्ट मटेरियल होते हैं, जैसे रुधिर को छाना जाता है, फिल्ट्रेशन किया जाता है, तो छानने के दौरान जितने भी अवशिष्ट मटेरियल बनते हैं ना, उनको शरीर से बाहर निकालना। तो नाइट्रोजनी अवशिष्टों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। उस तंत्र को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं और ये कहलाता है उत्सर्जन तंत्र। और जो उत्सर्जन तंत्र है ना, वो 3 प्रकार का होता है। नाइट्रोजनी अवशिष्ट वो 3 प्रकार के होते हैं: अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। अमोनिया का भी उत्सर्जन करते हैं, यूरिया का भी करते हैं, यूरिक अम्ल का भी उत्सर्जन करते हैं। अब ये देखना है कि मनुष्य इनमें से कौन से में आता है, कि अमोनिया में आता है, यूरिया में आता है, यूरिक अम्ल में आता है। चलो देखो, अमोनिया। फिर जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं ना, वो अमोनिया उत्सर्ग कहलाते हैं। यानी ऐसे प्राणी जो अवशिष्ट पदार्थों के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते रहते हैं ना, वो कहलाते हैं अमोनिया उत्सर्ग। इसमें आ गई मछलियाँ, उभयचर आ गई, जलीय कीट आ गई। मछलियाँ, उभयचर प्राणी जो सिसरप हो गया, मछली वगैरह आ गया। उभयचर प्राणी मेंढक आ गया, सेलामेंडर आ गया। जितनी मछलियाँ होती है वो जल के अंदर पाए जाने वाले छोटे आकार के कीट अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरिया, वे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरिया उत्सर्जन कहते हैं। यानी ऐसे प्राणी जो यूरिया का उत्सर्जन करते रहते हैं ना, वो कहलाते हैं यूरिया उत्सर्ज। जैसे स्तनधारी प्राणी, जितने भी समग्र स्तनधारी प्राणी हैं वो किस में आते हैं? यूरिया उत्सर्जन में। तो मनुष्य किस में आ जाएगा? यूरिया उत्सर्जन वाले में। यूरिक अम्ल, वे जीव जो यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जन करते हैं वो यूरिक अम्ल उत्सर्जी कहलाते हैं। जैसे पक्षी, सरीसृप, कीट, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं? यूरिक अम्ल उत्सर्जी में। अब आ गया मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र है ना, मानव उत्सर्जन तंत्र के निम्न भाग होते हैं। अपन ने डायग्राम में वृक्क देखा था, मूत्राशय देखा था, मूत्रवाहिनी देखी थी, मूत्रमार्ग। ये रहा अपना वृक्क, ये मूत्रवाहिनी, ये मूत्राशय और ये मूत्रमार्ग। ठीक है, ये चारों भागों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो मानव उत्सर्जन तंत्र के भागों में वृक्क सबसे फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा अपना। क्या होता है? मनुष्य में 1 जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। मनुष्य में वृक्क कितने होते हैं? 1 जोड़ी। ये वृक्क उदर में कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। देखिए, 1 जोड़ी तो वृक्क होते हैं। किडनी कितनी होती है? मनुष्य में 1 जोड़ी होती है। पाए कहाँ जाते हैं? ये उदर गुहा में पीछे की तरफ। ये वृक्क उदर में कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। जो कशेरुक दंड यानी रीढ़ की हड्डी, उसके दोनों तरफ पाए जाते हैं। ये गहरे लाल रंग के एवं सेम के बीज की आकृति के होते हैं। इनका रंग कैसा होता है? लाल, और होते हैं सेम के बीज की आकृति के। इनका बाहरी भाग उभरा हुआ तथा भीतरी भाग दबा हुआ होता है। देखो, बाहर का भाग तो वृक्कों का वैसे भी उभरा हुआ है, अंदर का भाग ऐसे दबा हुआ सा नहीं है कि अंदर का भाग दबा हुआ और बाहर का भाग क्या होता है? इनका उभरा हुआ। जिनके मध्य में एक छोटा सा गड्ढा होता है, जो अंदर की तरफ एक गड्ढा सा दिखाई दिया ना, बाहर का तो पूरा ऐसे उभरा हुआ भाग था, अंदर का भाग ऐसे गड्ढा सा धसा हुआ, छोटा सा गड्ढा होता है, जिसे हाइलम कहते हैं। और किसके नाम से जाना जाएगा? हाइलम। हाइलम में वृक्क धमनी प्रवेश करती है और सीरा और मूत्रवाहिनी बाहर निकलती है। अब हाइलम वाले भाग में वृक्क धमनी तो प्रवेश कर जाती है और सीरा और मूत्रवाहिनी बाहर निकलती है। इस डायग्राम में ये वाला भाग आ गया हाइलम में, जिसमें वृक्क धमनी है ना, नाम लगा रखा वृक्क धमनी। वृक्क धमनी तो प्रवेश करती है, वो सीरा यहाँ से बाहर निकलती है और मूत्रवाहिनी यहाँ से बाहर निकलती है। कि ये जो मूत्रवाहिनी बनी हुई है ना, ये भी इस हाइलम वाले भाग से बाहर निकलती है और वृक्क सीरा भी इससे बाहर निकलती है। और इसमें वृक्क धमनी है, वो प्रवेश करती है, लगातार अशुद्ध रक्त को लाती है। इसके अंदर नेफ्रॉन, छोटी छोटी नलिकाएं होती है जो रुधिर को छानते हैं। छानने के दौरान जितना भी अवशिष्ट पदार्थ यूरिया बनता है वो मूत्र के रूप में मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में आएगा। और जितना भी शुद्ध रुधिर हो गया ना, जिससे यूरिया अलग हो गई है, पृथक हो गई है,
वो सारा का सारा रक्त है वो चला जाएगा वृक्कशिरा में, और वृक्कशिरा से अपनी बॉडी में वापस फ्लो हो जाता है। मूत्रवाहिनी ये वृक्क से निकल करके मूत्राशय तक जाती है। कहाँ से? वृक्क से तो निकलती है और मूत्राशय तक जाती है। इसकी भित्ति मोटी होती है। उसकी भित्ति कैसी होती है? मोटी, जिसमें कर्माकुंचन गति पाई जाती है। गति भी कैसी होती है? कर्माकुंचन, जिसके फलस्वरूप मूत्र आगे बढ़ता रहता है। ये मूत्रवाहिनी जो वृक्क के हाइलम वाले भाग से मूत्र को लेती है और मूत्राशय तक जाती है। इसमें कर्माकुंचन गति होती रहती है, मूत्र को आगे की तरफ धकेलती रहती है। फैलती सिकुड़ने को बोला जाता है कर्माकुंचन गति। यहाँ से सारा का सारा मूत्र है, जो भी अवशिष्ट पदार्थ यूरिया है वो मूत्राशय में आ जाता है। फिर आ गया मूत्राशय। ये उदर के पिछले भाग में स्थित होता है। उदर होता है नहीं, पेट वाला भाग, उदर के पिछले भाग में स्थित होता है, जिसमें मूत्रवाहिनी आकर के खुलती है। दोनों मूत्रवाहिनी दोनों तरफ से डायग्राम में अपन ने देखी है, मूत्राशय में आके खुलती है और इसमें मूत्र संग्रहित किया जाता है। और इसमें मूत्र क्या किया जाता है? संग्रहित। फिर मूत्र मार्ग, मूत्राशय के जिस मार्ग के द्वारा मूत्र का निष्कासन होता है वही कहलाता है मूत्र मार्ग। आज आपको एक टॉपिक करवाया, छोटा सा टॉपिक है मानव उत्सर्जन तंत्र। इसका डायग्राम भी हो गया, मानव उत्सर्जन तंत्र। आप इसके कम्प्लीटली नोट्स बना सकते हो 10th क्लास के अकॉर्डिंग। मानव उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम और मानव उत्सर्जन तंत्र के इतने भाग, ये 4, ये टॉपिक इतना है इसमें। और देखो मानव उत्सर्जन तंत्र का आगे एक भाग हो रहा है जो 10th क्लास में ही दे रखा है, जिसको बोलते हैं वृक्काणु या नेफ्रॉन। अगर मानव उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन आ जाए तो आप डायग्राम बनाओ और आप उसकी थ्योरी करो, जैसे 4 भागों के बारे में। फिर आ जाए वृक्काणु या नेफ्रॉन के बारे में आ जाए ना डायग्रामेटिक, तो आप ये वाला पोर्शन कर सकते हो। अब देखो अपन आगे पढ़ेंगे वृक्काणु या नेफ्रॉन। सबसे फर्स्ट में नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देख। सभी बच्चों ने ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर अपनी बुक में देखी जरूर होगी। बुक से ही डायग्राम है, ये सीधा का सीधा ही। वृक्क धमनी की शाखा बनी हुई है यहाँ पे दोनों तरफ। वृक्कशिरा की शाखा है और वृक्क धमनी की शाखा बनी हुई है। ये बोमन संपुट वाला भाग है। इसके अंदर एक कोशिकाओं का गुच्छा सा बना हुआ दिख रहा है ना, इसको ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं, केसिया गुच्छ भी बोलते हैं इसको। देखो केसिया गुच्छ या ग्लोमेरुलस हो गया। इसे फिर ऐसे नलिकाओं का जाल, पूरा नलिका से फैली रहती है। नलिका देखो इधर से आती है, हेनले का लूप है इधर नीचे की तरफ यू आकार का। ये पास वाली समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है, फिर हेनले का लूप हो गया ये वाला। ये दूरस्थ कुंडलित नलिका है, फिर ये संग्राहक नलिका है। ध्यान से देखना। वृक्क की धमनी है, वृक्क की शिरा है। वृक्क धमनी से प्रवेश कर रहा है और शिरा से बाहर निकल रहा है। ठीक है, अपने ये तो पढ़ा था ना किडनी के अंदर, तो किडनी के अंदर ही होती है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। वृक्क धमनी से ब्लड इसके अंदर आता है, शिरा से वापस बाहर निकल जाता है। ये प्याले नुमा ये स्ट्रक्चर दिख रही है ना पूरी, ये वाली होती है बोमन संपुट। और इसके अंदर ये डब्बे से दिख रहे हैं ना, ये होता है केसिया गुच्छ या ग्लोमेरुलस। यहाँ से फिर आ गई समीपस्थ कुंडलित नलिका, फिर ये आ गया हेनले का लूप इसमें, फिर ये आ गया दूरस्थ कुंडलित नलिका इधर वाली, और फिर ये आ गई संग्राहक वाहिनी या संग्राहक नलिका। ये है अपने मानव के वृक्काणु या नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। वृक्काणु या नेफ्रॉन, प्रत्येक वर्ग में लगभग 10 लाख अति सूक्ष्म नलिकाएं होती है। अति सूक्ष्म नलिकाओं की संख्या लगभग कितनी होती है? 10 लाख के समथिंग से वृक्काणु या नेफ्रॉन करती है। ये वृक्क के अंदर होती है, ये वृक्काणु या नेफ्रॉन 10 लाख के समथिंग होती है। ये वृक्काणु या नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन उत्सर्जन की एक इकाई होती है। और नेफ्रॉन होता क्या? उत्सर्जन की एक इकाई। नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग प्यालेनुमा होता है, और नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग कैसा होता है? प्याले के आकार। ये रहा, ये देखो इस प्रकार बना होता है, इसको प्याले के आकार का नाम बोलते हैं, प्यालेनुमा होता है, इसलिए इसको बोमन संपुट भी बोले। नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग प्यालेनुमा होता है, जिसे बोमन संपुट कहते हैं। बोमन संपुट में रक्त नलिकाओं का गुच्छा होता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। रक्त नलिकाओं का देखो ये गुच्छा सा बना हुआ है यहाँ पे अंदर की तरफ, जिसको ग्लोमेरुलस या किसी या कुछ बोलते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये दोनों भाग मिलकर के मैलपीगी कोश कहलाते हैं। यानी जिसमें अपन पढ़ेंगे ना, जैसे ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट, ये अंदर का ग्लोमेरुलस और बाहर का ये पूरा का पूरा प्यालेनुमा, ये गुहा सी दिख रही है ना, ये आ गया बोमन संपुट। दोनों को मिलकर के बोमन संपुट और केसिया गुच्छ दोनों को मिला करके बोला जाता है मैलपीगी कोश। नेफ्रॉन का शेष भाग नलिकाओं के रूप में होता है, जिसे नलिकाएं 3 भागों में बटी रहती है। शेष भाग किसका होता है? नलिकाकार भाग होता है। 3 भाग होते हैं इसमें। एक तो होती है समीपस्थ कुंडलित नलिका, एक होती है दूरस्थ कुंडलित नलिका, और एक होता है हेनले का लूप, जिसके बारे में मैंने बताया था ना कि तीनों समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका और हेनले का लूप। दूरस्थ कुंडलित नलिका अंत में संग्राहक नलिका में खुलती है। ये जस्ट यहाँ से निकलने वाली नलिकाएं जो होती है ना, ये तो होती है समीपस्थ कुंडलित नलिका। यहाँ ये यू आकार की सी स्ट्रक्चर बन गई ना, ये हो गई दूरस्थ कुंडलित नलिका। फिर ये वापस ये सॉरी
ये समीपस्थ कुंडलित नलिका, फिर ये हेनले का लूप यू आकार का, और ये दूरस्थ कुंडलित नलिका, और ये संग्राहक नलिका हो गई है। ठीक है, और इनके चारों तरफ ये रक्त वाहिनियाँ बनी हुई जो ब्लैक ब्लैक दिख रही है ना, ये पूरी रक्त वाहिनियाँ। ब्लैक वाली को नहीं देखना, अंदर वाली जो लाइट कलर की नलिका दिख रही है ना, जिसमें अंदर कुछ भी भरा हुआ सा नहीं दिख रहा है, इसकी बात कर रहे हैं। ये हेनले का लूप, और ये दूरस्थ कुंडलित नलिका, और वापस ये संग्राहक नलिका आ गई। दूरस्थ कुंडलित नलिका अंत में देखो संग्राहक नलिका में खुलती है। सबसे पहले द्रव्य बोमन संपुट में आता है, जिसे जितना रुधिर आता है उतना रुधिर बाहर भी निकल जाता है, इसलिए रुधिर का दबाव बढ़ता है और बोमन संपुट में पहुंचने वाला यह द्रव्य नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहलाता है। नेफ्रिक फिल्ट्रेट द्रव्य वृक्क नलिका के अग्रभाग में पहुंचता है, और इस भाग में ग्लूकोज है, विटामिन है, हार्मोन है, अमोनिया आदि का तो पुनः शोषण कर लेते हैं, और बाकी बचा हुआ द्रव्य पदार्थ है ना, उसको आगे नलिकाओं में भेज दिया जाता है, जहाँ से जल और अन्य आवश्यक पदार्थों का तो पुनः शोषण कर लेते हैं, और शेष बचे नाइट्रोजनी अपशिष्टों को संग्राहक नलिका में भेज दिया जाता है, और ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट कहलाता है, मूत्र के नाम से जाना जाता है। डायलिसिस के बारे में छोटा क्वेश्चन भी आया हुआ इसमें, देखो अपोनिया डायलिसिस, जब किसी मनुष्य का वृक्क किसी कारणवश काम करना बंद कर देना, तो उसके शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्टों की मात्रा फिर बढ़ जाती है। इन नाइट्रोजनी अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालने के लिए कृत्रिम वृक्क की युक्ति का उपयोग किया जाता है, जिसे अपोनिया डायलिसिस बोला जाता है। कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति की किडनी, अपन नॉर्मली देखते हैं बहुत सारे लोगों की किडनी खराब हो जाती है, किडनी काम नहीं करती है, डायलिसिस करवाते रहते हैं अल्टरनेट दो एक दिन के 3 दिन के टाइम पे। तो इसका मतलब है उनकी खुद की किडनी है वो रक्त का फिल्ट्रेशन नहीं कर रही है, फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, यूरिया का निर्माण नहीं हो रहा है, तब उसको डायलिसिस करवाया जाता है। मूत्र बनाने की मात्रा का नियंत्रण करने वाला हार्मोन है वेसोप्रेसिन या फिर एंटी डायूरेटिक हार्मोन द्वारा किया जाता है। या मूत्र बनाने की जो क्रिया होती है ना, उसको कंट्रोल करता है वेसोप्रेसिन या फिर एंटी डायूरेटिक, दोनों नाम से जानते हैं इसको। यह हार्मोन मूत्र में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। इस हार्मोन की कमी से जल का अवशोषण कम होता है, जिससे जल की सांद्रता बढ़ती है, और इसे डायूरेसिस कहने का मतलब है इस हार्मोन की कमी होगी तो मूत्र में जल ज़्यादा बढ़ जाएगा, ज़्यादा टॉयलेट लगता है, डायूरेसिस बोला जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट अगर किसी भी टॉपिक के इस जीव प्रक्रम वाले चैप्टर में से अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी वो उसी टॉपिक की अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।